अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बांद्रा वेस्ट में अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमीन को पीर की रात देर गए गुजरात के भोज से हिरासत में लिया गया। पुलिस हुकाम ने कहा, दोनों मुलजिमीन जो शूटिंग के बाद मुंबई से फरार हो गए थे, इन्हें गुजरात के भोज से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार मुलजिमीन विक्की साहब गुप्ता और सागर शर योगेंद्र पाल को मजीद तफ्तीश के लिए मुंबई लाया जाएगा। ये दोनों मुलजिम बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवार मुलजिमीन तकरीबन 1 माह से नई मुंबई के पनवेल इलाके में किराए के मकान में रहती थी। इसी इलाके में सलमान का फार्म हाउस है। एक पुलिस अफसर ने पीर को ये जानकारी दी। दिन के वक्त पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में नई मुंबई के 3 लोगों से पूछगछ की थी, जिनमें घर का मालिक, जुर्म में इस्तेमाल होने वाले 2 पहिए की गाड़ी का साबिका मालिक, फरोख्त करने में सहूलत फराहम करने वाला एजेंट और कई दीगर शामिल हैं। अफसर ने बताया कि हमलावर सलमान खान के घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर माउंट मेरी चर्च के करीब मोटरसाइकिल छोड़कर चले गए थे। लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजापुर में आज मंगल की सुबह पोलिंग टीमें हेलीकॉप्टर से नक्सल मुतासरा इलाकों के लिए रवाना हुई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 मरहलों में पोलिंग होगी। बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे ने यह कहा, पूरी मनसूबाबंदी इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई और हमारी रियासत के इलेक्शन कमीशन के अफसरान की हिदायत पर की गई है। हम पोलिंग से 3 दिन पहले टीमें भेजना शुरू कर देते हैं। आज से पोलिंग अफसरान मुख्तलिफ इलाकों के लिए रवाना हो गए हैं। बीजापुर जिले के अफसरान और मुलाजमीन इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी बहुत अच्छा काम किया है और इससे कल भी सिक्योरिटी के इंतजाम समेत तमाम इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी को मुल्क के दीगर हिस्सों में ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में भी गैर मामूली मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ राजकोट में राजपूत समाज के अब तक के सबसे बड़े एहतजाज ने जाफरानी पार्टी के ख़ैमे में हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट से लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ इस एहतजाज में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उन्होंने बीजेपी क़यादत से रूपाला की उम्मीदवारी फौरी तौर पर वापस लेने की मांग करते हुए धमकी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो गुजरात में बीजेपी के तमाम 26 उम्मीदवारों की राजपूत समाज मुखालिफत करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क़यादत को 19 अप्रैल तक की मोहलत दी गई, जो राजकोट में पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। गुजरात में राजपूत समाज पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान पर चिराग पाँ है, जिसमें उन्होंने राजपूत हुक्मरानों को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि अंग्रेज़ों के साथ रोटियां तोड़ते थे और अपनी बेटियों की शादियां अंग्रेज़ों से कर दिया करते थे। मुंबई से मुतसिल मीरा रोड इलाके में हुए फिरकाराना तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी के लिए बदनाम तेलंगाना के रुकन असेंबली टी राजा सिंह और महाराष्ट्र बीजेपी के रुकन असेंबली नीतीश राणे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने के इल्ज़ाम में मीरा रोड पुलिस ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में टाल मटोल का रवैया अपनाया और 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जीदाश्त दाखिल की गई थी, जिसमें इन दोनों लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया था और इन लीडरान की मीरा रोड में भी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का एक ऑडियो वीडियो क्लिप पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने अक़लियती फ़िरक़े को निशाना बनाते हुए इंतहाई काबिल एतराज़ बातें कही थी और धमकियां भी दी थी। इस अर्जीदाश्त की समाअत के दौरान अदालत ने मीरा भंडारा पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत को हिदायत दी कि वो तकारीर की क्लिप को गौर से सुने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और इस ताल्लुक़ से अदालत को मुतला किया जाए। आज जब मामले की समाअत जस्टिस रेवती ढीरे और मंजुला देश पांडे की बेंच के रूबरू अमल में आई, तब सरकारी वकला ने फिलवक्त FIR दर्ज करने पर माजरत जाहिर की और 1 हफ्ते का वक्त तलब किया। इसी दौरान अर्जी गुजार के वकील करीम पठान ने अदालत को बताया कि 17 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। इस मौके पर मीरा रोड के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से एक रैली निकाली जाएगी। नेज़ इन्हें इस बात का अंदेशा है कि रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए जाएंगे, जो एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ दिल आज़ारी का सबब बनेगा। लिहाजा पुलिस को हिदायत दी जाए कि वो इस रैली के रूट को ही तब्दील कर दें। जस्टिस डेरे ने इस मौके पर रियासती हुकूमत को ज़बानी हिदायत दी कि नज़्म व नस्क को संभालना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो इस मामले में एहतियाती तदाबीर अपनाएं।
मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कोच बिहार जिले में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए बंगाल में फसादात भड़काने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रामनवमी के मौके पर रियासत में कशीदगी और तशद्दुद भड़काने की कोशिश कर सकती है। कोच बिहार जिले में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गुंडों का लीडर है। 17 अप्रैल को वो कशीदगी और तशद्दुद को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। मैं सबको खबरदार कर रही हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आए। वो पुरअमन इंतखाबात नहीं चाहते, वो सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन के सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाक़यात रोनमा होते हैं तो कमीशन को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत न देते हुए इनकी अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया। केजरीवाल की अर्जी में ईडी के जरिए दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में इनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से जवाब तलब करते हुए इस मामले की अगली समाअत 29 अप्रैल को मुकर्रर की है। अदालत ने हुक्म जारी किया कि ईडी के जरिए 24 अप्रैल को या इससे कबल जवाब दाखिल किया जाए और 27 अप्रैल को इस मामले में जवाब पढ़ा जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मजीद पहले की तारीख दिए जाने की गुजारिश की, ताहम अदालत ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पहले मरहले के इलेक्शन की तारीख के करीब आने के साथ ही उम्मीदवारों की हिमायत में बड़े लीडरों के जलसों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुरादाबाद और पीलीभीत में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है और मुल्क को मजहब और ज़ात पात के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरमायाकारों का साथ देती थी, अब यही काम बीजेपी कर रही है। इस दौरान उन्होंने एनडीए और इंडिया इत्तेहाद दोनों पर जमकर हमले बोले और बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र पर भी तनकीद की। मायावती ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी की खौफनाक शक्ल किसी से पोशीदा नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान मायूस और नाउम्मीद हैं। नाराज किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आज मिडिल क्लास परेशान है। दलितों, पिछड़ों, कबायलियों और दीगर तबकात के लिए गुज़िश्ता कुछ सालों से सरकारी नौकरियों में अधूरे पड़े रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के नैनी और लखनऊ जेल में बंद दोनों बेटों अली अहमद और उमर अहमद की निगरानी के लिए प्रयागराज के थाना खुलदाबाद पुलिस ने दोनों भाइयों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ जेल में बंद उमर के खिलाफ मौजूदा वक्त में 3 और नैनी जेल में बंद बेटे अली अहमद के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाइयों को पुलिस ने उमेश पाल कत्ल के मामले में भी साजिश रचने का मुलजिम बनाया। पुलिस के पास सबूत के तौर पर नैनी जेल के फुटेज हैं जिसमें गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम और सदाकत जेल में बंद 50,000 रुपये के इनामी अली अहमद से मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात के बाद उमेश पाल को कत्ल किया गया था। जिले के इसी थाने में अतीक अहमद और अशरफ की भी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। प्रयागराज जिले के थाना खुलदाबाद ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट मरहूम अतीक अहमद के बेटे उमर की हिस्ट्री शीट नंबर 57B और अली अहमद की हिस्ट्री शीट नंबर 48B खोली है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अली अहमद के खिलाफ प्रयागराज के खुलदाबाद, करेली, धूमनगंज में मुतअद्दिद मुकदमे दर्ज हैं। पहले मरहले के लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया। ये इंटरव्यू न्यूज़ एजेंसी ANI को दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपोजिशन लीडरों पर शदीद तनकीद की। मोदी ने कहा, मेरे पास बड़े मंसूबे हैं और मेरे किसी फैसले से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। मेरी पूरी तवज्जो हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर मरकूज़ है। एक मुल्क एक इंतखाब के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब हमारा अज़्म है। बहुत से लोगों ने कमेटी को अपनी तजावीज़ पेश की है और वो मुस्बित है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने राम मंदिर के मामले को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त यह मामला अदालत में तय हो सकता था। मसले का कोई हल नहीं निकल सकता था। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो तकसीम के वक्त वो फैसला कर सकते थे कि फ़लाँ काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए वोट बैंक की सियासत का हथियार है। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस स्कीम पर झूठ बोल रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। ये स्कीम इंतखाबात में काले धन को रोकने के लिए थी और अपोजिशन इल्जामात लगाकर भागना चाहती है।
आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की कि वो लोकसभा में 2/3 अक्सरियत मिलने पर नया दस्तूर लाने की बात करने वाले बीजेपी कायदीन को लगाम देने में नाकाम रहे। सख्त बयान में 70 साल अलील कायद ने कहा कि गरीबों और दबे कुचले तबका दस्तूर अजीज है जिसे दलित रहनुमा डॉक्टर अम्बेडकर ने वजूद में लाया था। इस पर बुरी नज़र डालने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार ने कहा कि असल में वज़ीर-ए-आज़म घबराए हुए हैं, इन्हें शिकस्त का अंदेशा है क्योंकि वो मुल्क के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अपने खौफ पर वो पर्दा डालने वो बीजेपी को 370 से ज़ायद नशिस्तें मिलने का दावा कर रहे हैं। कई मरतबा रुकन पार्लियामेंट और मनमोहन सिंह की मरकजी काबीना में वजीर रहे लालू प्रसाद यादव ने तशवीश जाहिर की कि बीजेपी के कई कायदीन दस्तूर बदलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि इनमें बास को पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया। लालू प्रसाद यादव की ये बरहमी अयोध्या के रुकन पार्लियामेंट लल्लू सिंह के रिमार्क के पस मंजर में सामने आई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत रियासत की माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इंतशार का शिकार मईशत को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक़ बीआरएस हुकूमत की जानिब से हासिल किए गए कर्जों और सूद की अदायगी के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने और अखराजात के कंट्रोल को यकीनी बनाने पर पैसे के अखराजात को जवाबदा बनाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। बीआरएस हुकूमत ने 10 साल के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया था। कर्जों के इक़सात और सूद की अदायगी रियासत के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत कायम होने के बाद 13 अप्रैल तक 17,618 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया गया। ताहम इसी मुद्दत के दौरान 29,911 करोड़ रुपए कर्जों के इक़सात और सूद अदा किया गया है। नए हासिल करदा कर्ज से ज़्यादा 8,000 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई। इस तरह रियासत के अवाम पर कुछ हद तक कर्ज का बोझ कम होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। साबिक़ हुकूमत की जानिब से हासिल करदा कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 125 दिन में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रोज़ाना औसतन 207 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर है और गुज़िश्ता कई इंतखाबात के मुकाबले जारी इलेक्शन गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इलेक्शन में सियासी पार्टियों की शिकस्त और कामयाबी अवाम के फैसले पर मुनहसर होती है और हकीकी मायनों में जमहूरियत के बादशाहगर राय दहिंदे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में जारी इलेक्शन को अहमियत इस एतबार से भी ज़्यादा है कि इस मरतबा जमहूरियत और दस्तूर को खतरा लाहक हो चुका है। गुज़िश्ता 10 सालों तक मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडे पर खुलेआम अमल करते हुए मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर ली है। सेक्युलर और जमहूरी ताकतें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि मुत्तहिदा मुकाबले के जरिए फ़िरका परस्त ताकतों को नाकाम बनाया जाए ताकि जमहूरियत और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हो। मुल्क में संघ परिवार ने अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के जहन में नफरत का जहर कुछ इस तरह घोल दिया है कि इसे बआसानी ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। जारिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देकर मुल्क को बचाया जा सकता है। सेकुलर और जमहूरी ताकतों को अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मदद ज़रूरी है और हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत के अलावा दूसरी बड़ी अक्सरियत का दर्जा रखते हैं और अगर मुसलमान इलेक्शन में शऊर का मुजाहरा करें तो फ़िरका परस्तों को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। जहाँ तक तेलंगाना की सियासत का ताल्लुक़ है, बीजेपी और संघ परिवार ने पहली मरतबा तेलंगाना पर यलगार कर दिया है ताकि 10 लोकसभा नशीतों पर कब्जा जमाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के निशाने पर वही लोकसभा हल्के हैं जहाँ मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी है। मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो चुका है क्योंकि सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए बीजेपी और संघ परिवार के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सकता है। बीजेपी को अंदाज़ा है कि तेलंगाना में मुसलमान भले ही 10 लोकसभा हल्कों में फैसलाकुन मौक़िफ़ में है, लेकिन इनमें शऊर की कमी है जिसका रास्त तौर पर फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। मुस्लिम रायदही के फ़ीसद में इजाफे की ज़रूरत है ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को तेलंगाना में कदम जमाने से रोका जा सके। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने दिल्ली शराब केस में बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसिल को 9 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। मीडिया से बातचीत करने पर खुसूसी अदालत की जज ने कविता को सख्त इंतबा दिया। अदालती तहवील पर कविता ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि यह सीबीआई तहवील नहीं है बल्कि बीजेपी की तहवील है। तहवील की मोहलत खत्म होने के बाद सीबीआई के अहदेदारों ने कविता को आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश करते हुए बताया कि कविता तहकीकात में ताउन नहीं कर रही है जबकि वो इस केस की अहम मुल्जिमा है। 14 दिन की अदालती तहवील देने की अपील की ताहम 23 अप्रैल तक कविता को अदालती तहवील में दे दिया गया। हल्के लोकसभा हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कमज़ोर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाने और कांग्रेस की जानिब से भी खातिर ख्वाह तवज्जो न दिए जाने के बावजूद हल्के लोकसभा हैदराबाद में मुकाबला दिलचस्प होने के इम्कानात पैदा होने लगे हैं क्योंकि अहम सियासी जमातों की जानिब से गैर अहम उम्मीदवारों के दरमियान ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सरबराह मोहतरमा नोहिरा शेख ने भी हैदराबाद से मुकाबला करने का ऐलान किया और दावा किया कि वह हैदराबाद के अवाम की आवाज़ बनने के लिए मैदान सियासत में उतर रही है।
नोहिरा शेख ने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वह हैदराबाद हल्के लोकसभा से मुकाबले के लिए तैयारी कर चुकी है और उन्होंने शहर हैदराबाद की पसमानदगी को दूर करने के अहद का ऐलान करते हुए कहा कि वो कामयाब होने की सूरत में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक बतौर तोहफा दी जाएगी। उन्होंने शहर हैदराबाद के मसाइल का तस्करा करते हुए कहा कि मौजूदा रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के सबब हैदराबाद और शहरियान हैदराबाद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहर की पसमानदगी के लिए उन्होंने मौजूदा रुकने पार्लियामेंट को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वो वसी तर मनसूबे के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। नोहिरा शेख ने साबिक में कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और अब वो हैदराबाद लोकसभा से मुकाबले का ऐलान कर चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत पकवान गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली 500 रुपये की रियायत की रकम को सारिफिन के बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया है। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम से रियासत भर में 18,86,000 अफराद मुस्तफिद हुए हैं। 13 अप्रैल तक बाद सारिफिन ने दूसरे सिलेंडर की रियायती रकम भी हासिल की है। मजमूई तौर पर 21,29,000 अफराद को बतौर सब्सिडी 62,97,00,000 रुपये की अदायगी की गई। रियासत भर में 39,33,000 गैस सारिफिन को 500 रुपये में सिलेंडर सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए मोदी से सुपारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि भोंगीर, चवेड़ला, महमनगर, जहीराबाद और मलकाजगिरी से बीजेपी को कामयाब बनाने की बीआरएस कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने नारायणपेट में कांग्रेस के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हर गरीब के घर को रोशन करने के मकसद से मुफ्त बरक़ी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गाँव में बेघर अफराद को कांग्रेस पार्टी ने मकानात दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर देहातियों के लिए मकानात तो बनाए हैं, ताहम अब एक भी शख्स को यह मकान नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि बीआरएस और बीजेपी कांग्रेस को क्यों शिकस्त देना चाहती है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद अंदरून 3 माह 30,000 मुलाजमतें दी गई। केसीआर ने अपने दौर में हर धर्मी और अना से काम किया। वो अपने बाद अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे।